एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर एक बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बिहार जुडिशरी के प्री के लिए पेपर का जो है टाइम शेड्यूल भी दे दिया। यानी कि लॉ का पेपर और जीएस का पेपर कब कितने टाइम पे होगा उसको उसने अनाउंस कर दिया है। तो जो मॉर्निंग का पेपर है यानी 11:30 से 1 बजे तक वो उसको जीएस का पेपर रखा गया है। यानी 11:30 से 1 PM तक जीएस का पेपर होगा और उसके बाद फिर 2 PM से 4 PM तक का जो पेपर 2 घंटे का होगा वो लॉ का पेपर होगा। तो कहने का मतलब है कि आप इन दोनों पेपरों के बीच में केवल 1 घंटे का डिफरेंस है, जिसमें आप अच्छी तरीके से रिवीजन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप तैयारी इस तरीके से करिए कि बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज का जो लेक्चर का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, हिंदू लॉ है। क्योंकि हिंदू लॉ में आपको ये 4 एक्ट हैं, उन चारों एक्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैंने जो है सारे चारों एक्टों का क्या है मेन सेक्शन यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है कि कौन कौन से सेक्शन आपको पढ़ना है, कौन कौन से नहीं पढ़ना है, ताकि आप कम टाइम में क्विक रिवीजन कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से टोटल क्वेश्चन 20 आते हैं। यानी 10 क्वेश्चन हिंदू लॉ से और 10 क्वेश्चन मुस्लिम लॉ से। तो आज हिंदू लॉ को आपको बताते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इस जुडिशरी के लिए क्या है कि ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का पढ़ना है। दूसरा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इसमें देखना है। और तीसरा है कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, ये तीसरा एक्ट हिंदू लॉ में शामिल है। और जो चौथा और लास्ट एक्ट वो है कि यहाँ पे दिया है कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। यानी इन चारों एक्ट के कुछ सेक्शन हैं जिनको आपको देखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लगभग कितना भी हो, चूँकि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं, आपका 10 में 8 से 9 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखिए कि यहाँ पे इन चारों क्वेश्चनों का एक तरीके से देखा जाए तो सबका ये बना दिया गया है कि इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, इन चारों एक्ट में क्या क्या चीज़ें कॉमन उसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये एक्ट नंबर हिंदू मैरिज एक्ट ये पहला एक्ट है जो 1955 में है। बाकी के सारे एक्ट देखिए ये सारे 1956 और ये 1956, इस चीज़ को याद रखना होगा। ठीक है, अब हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम जो है, इसमें क्या देखना है कि इसका एक्ट नंबर क्या है। तो इसका एक्ट नंबर आपको पता है कि क्या है, ये 25/1955। ठीक है, इसका ये एक्ट नंबर है। एक्ट नंबर भी पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है, इसलिए हमें कोई ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करना लास्ट टाइम में, क्योंकि एक नंबर का एक अंक का बहुत बड़ी वैल्यू इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या इसका प्रेम्बल पूछता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इस एक्ट का प्रेम्बल थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि अब तक आप देखते थे कि टू डिफाइंड एंड अमेंड लॉ या कंसोलिडेट होता था। इनमें केवल दिया है कि टू अमेंड यानी संशोधन करना एंड टू कोडिफाइड द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज एमंग हिंदूज, यानी कि क्या करना है कि संशोधन करना है। तो इसमें दिया है कि ये संशोधन करना है और क्या करना, संहिताबद्ध करना है, उनको कोडिफाइड करना है। ठीक है, कैसी विधियों की, जो हिंदू के विवाह के बारे में जो विधियां हैं उनको ये क्या करना है कि संशोधित करना है और उसको संहिताबद्ध करना है। ये इस एक्ट का क्या है, प्रेम्बल है, उद्देश्य का। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन कब होता है, लागू कब होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ साफ साफ पता होना चाहिए। देखिए कि 18 मई 1955 को हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। तो ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इस एक्ट का विस्तार कितना है, एक्सटेंड कहाँ तक करता है। तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। देखिए इसके पहले क्या था, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है सिवाय जम्मू और कश्मीर को। तो ये तारीख याद रखिएगा, डेट कि 31 अक्टूबर 2019 से इस एक्ट को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो स्पेशल प्रोविजन था 370
आर्टिकल उसको हटा दिया गया है। तो ये चीज़ गलती मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसका विस्तार क्या है, एक्सटेंड क्या पूरे भारत में होता है, लेकिन ऐसे हिंदुओं पर भी होता है जो भारत के बाहर रहते हैं, उनके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। क्योंकि पर्सनल विधियों के लॉ के बारे में देता है कि कोई हिंदू या मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने साथ साथ कैरी करता है, अपने साथ साथ ले जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट दे रहा है कि इसमें टोटल सेक्शंस कितनी है। देखिए, कभी कभी टोटल सेक्शन भी पूछा जा सकता है, तो आपकी वो तैयारी, छोटी छोटी तैयारी भी होनी चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो टोटल सेक्शन कितना है, 30 सेक्शंस हैं टोटल हिंदू मैरिज एक्ट में। ठीक है। दूसरा है कि इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी सेक्शन रिपील्ड हो गई है, कौन सेक्शन ओमिट कर दी गई है, निरसित कर दी गई है या विलोपित कर दी गई है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में केवल 2 सेक्शन, सेक्शन 6 और सेक्शन 30 क्या कर दिया गया है, वो रिपील्ड कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल चैप्टर हिंदू मैरिज एक्ट में कितने हैं, 6 चैप्टर टोटल हैं। अब ये चीज़ें तो देखा जाए तो ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है, नहीं पूछा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके एग्ज़ाम में उन बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा जो आपके जिसको आप बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब प्रश्न है कि इम्पॉर्टेंट सेक्शंस क्या क्या हैं। तो आपको देखिए क्या क्या सेक्शन देखना है। सेक्शन 3 देखना है। सेक्शन 3 में डिफिनेशन क्लाज है, परिभाषा खंड है। उसमें दिया है कुछ चीज़ें कि जैसे ये कौन सा हाफ ब्लड है, कौन फुल ब्लड है, कौन सा यूटेरिन ब्लड है, इस सेक्शन में दिया गया। तो उनकी डिफिनेशन आपको देखना पड़ेगा कि पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त और सहोदर रक्त क्या होता है, इसको भी आप उसमें देख लेंगे। बेसिकली जो फुल ब्लड होता है उसमें क्या होता है कि जो एंसेस्टर होता है वो एक होता है, और जो वाइफ होती है वो भी एक ही होती है, यानी एक ही माता पिता के जो संतान पैदा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फुल ब्लड, यानी कि सगा भाई बोलते हैं। और हाफ ब्लड में क्या होता है कि हाफ ब्लड में यानी कि आधा रक्त में क्या होता है कि उसमें जो फादर होता है वह क्या होता है, एक होता है, और मदर डिफरेंट होती हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, वो उसे हाफ ब्लड बोलते हैं, यानी आधा रक्त बोलते हैं। और यूटेरिन ब्लड में क्या होता है, अब इसको भी इसमें सारा चीज़ दिया गया है। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, मैं बेसिकली आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें करना है। दूसरी चीज़ है कि सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 5 में दिया गया है कि कौन कौन सी वैलिड कंडीशन हैं, विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं, व्हाट आर द कंडीशन फॉर ए वैलिड मैरिज, विवाह की आवश्यक शर्तें क्या है, ये सेक्शन 5 में दिया गया। आपको पता है कि 5 कंडीशन होती हैं क्या, कि मैरिज के समय किसी पार्टी के लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, यानी जीवित पति पत्नी नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा दिया कि इम्पोटेंसी नहीं होनी चाहिए, नपुंसकता नहीं होनी चाहिए, मतलब वो पर्सन जो है वो चाइल्ड क्रिएट करने में, प्रोक्रिएशन में कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है। और अपनी वैलिड कंसेंट देने में कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इस तरीके का अनसाउंड माइंड हो, अपनी कंसेंट ना दे सकता। तो ये सेक्शन 5 बेसिकली। और तीसरा दिया है कि उनकी एज होनी चाहिए। एज का मतलब क्या है, जो वर है यानी जो ब्राइड ग्रूम है उसका 21, और जो ब्राइड है उसकी एज 18 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है। तो ये तीसरी ग्राउंड है। और उसके बाद ग्राउंड है कि उनके बीच में क्या होना चाहिए कि वो प्राइवेट रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और उनके सपिंडता नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। और सपिंडता का मतलब क्या होता है कि माँ की तरफ से 3 पीढ़ी यानी 3 डिग्री, और फादर की तरफ से 5 डिग्री यानी 5 पीढ़ी तक ये देखा जाता है, सपिंडता देखी जाती है। ठीक है। तो ये सेक्शन 5 में हो गया। ठीक। अब दूसरा क्या है, सेक्शन 7, क्योंकि सेक्शन 6 रिपील्ड हो गई है। सेक्शन 7 में दिया गया है कि वो कौन से संस्कार होंगे, उसको सप्तपदी होता है नहीं होता है, अगर सप्तपदी ज़रूरी है तो वो माना जाएगा। और अगर जहाँ पे किसी हिंदू मैरिज में सप्तपदी एक इसेंशियल पार्ट है, तो वहाँ जैसे ही 7वां कदम उठाया जाएगा, 7 स्टेप कंप्लीट होगा, वैसे ही मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। 18 में दिया रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये क्या स्टेट की लायबिलिटी होती है कि उसको अपने लॉ बना के मैंडेटरी करें। अगर वो लॉ बना के मैंडेटरी करते हैं तो उसको अगर कोई भी पार्टी मैरिज को रजिस्टर नहीं कराता है तो उसके लिए 25 रुपीज़ क्या है, ये पेनाल्टी, इसको याद रखिएगा, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 रुपीज़। ठीक है।
सेक्शन 8 हो गया। और सेक्शन 9 में देखिए क्या दिया है कि सेक्शन 9 में दिया हुआ है कि RCR रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना। विवाह के बाद पक्षकारों को एक साथ रहना चाहिए, लेकिन जब दोनों में से कोई भी पार्टी क्या करता है, बिना किसी रिजनेबल ग्राउंड के सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, मतलब अपने संबंध खत्म कर लेता है, तो RCR की डिक्री जो कोर्ट पास करता है। तो ये भी क्या एक ग्राउंड होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये, ठीक है। अगर ये कोर्ट ने डिक्री पारित कर दिया फिर भी लोग साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ये है एक डाइवोर्स का एक अलग ग्राउंड बनेगा सेक्शन 13 के तहत, ठीक। उसके बाद सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई है। जुडिशियल सेपरेशन होता है, न्यायिक पृथक्करण होता है, ये डाइवोर्स के पहले की कंडीशन होती है, और उसमें 1 साल तक कोर्ट जो है उनके रिलेशन को क्या करता है, वो सेपरेट कर देता है, और वो चेक करता है कि क्या उनके साथ रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन नहीं रहता है तो ये भी डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है, ठीक है। 11 और 12 ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 जो वाइड मैरिज की बात करता है, शून्य विवाह की बात करता है, और 12 जो है, तो अब यहाँ पे सेक्शन 11 और 12 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 11 और 12 में क्या कहा गया है कि वाइड मैरिज और वाइडेबल मैरिज के बारे में कहा गया है कि शून्य विवाह और शून्यकणी विवाह कब होता है। तो बेसिकली इसके बारे में दिया गया है शून्य विवाह के लिए, वाइड मैरिज के लिए, कि कोई भी मैरिज अगर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 और 5 के वायलेशन में होता है, तो उस कंडीशन में ऐसे मैरिज को क्या होता है, माना जाएगा वो वाइड मैरिज यानी शून्य विवाह होता है, ठीक है। और 12 में भी दिया गया ग्राउंड दिया गया है कि कौन से मैरिज जो है वो वाइडेबल मैरिज होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो सेक्शन 5 जो शून्य विवाह होते हैं, वाइड मैरिज होते हैं, उसमें क्या दिया, उसमें सज़ा की भी बात की गई, पनिशमेंट की भी बात की गई है, कि जैसे मान लीजिए 5(1) का वायलेशन होता है। सेक्शन 5(1) में पहला क्लास दिया गया है कि नाइदर पार्टी हैज़ लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी विवाह के समय दोनों में से कोई पक्षकार यानी वर वधू का कोई किसी का भी जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। अगर जीवित पति पत्नी है तो ऐसा विवाह क्या शून्य है, वाइड है। और उसके लिए कहाँ पे प्रोविजन दिया गया है, उसके लिए प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है आपका ये सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 में पनिशमेंट की बात की गई है, उसके लिए पनिशमेंट होगा, और पनिशमेंट कौन सा होगा, IPC के सेक्शन 494 और 495 के तहत उस व्यक्ति को सजा मिलेगी, ठीक है। तो सेक्शन 5(1) का आपको क्लॉज क्या करना है, रिलेशन बनाना है। देखिए 3 सेक्शन 5 का क्लॉज 1 प्लस सेक्शन 11 और प्लस सेक्शन 17 को हम क्लॉज करके तब हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें पनिशमेंट पूछ सकता है कि अगर किसी की एक पत्नी है, उसने दूसरा विवाह कर लेता है तो क्या सज़ा है, तो आप तुरंत बताएंगे इसका सज़ा 17 दिया गया है, जो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 494 495 के हिसाब से सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट, ठीक है। दूसरा है कि अब अगर कोई भी मान लीजिए 5(4) का क्या दिया है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, ठीक है, और 5(3) का क्लास दिया है कि वो क्या है कि उसमें दिया गया है कि ये शून्य विवाह तो नहीं होता 5(3) क्लास में, क्योंकि ये वैलिड मैरिज होती है, क्योंकि यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन की बात होती है। 5(3) में अगर कोई भी पार्टी जो एज डिसाइड की गई 21 साल और 18 साल का, अगर उसका वायलेशन करता है तो वो ऐसा मैरिज वैलिड मैरिज होगा, लेकिन पार्टी को क्या होगा, उसमें पनिशमेंट की बात की गई है। तो उसमें पनिशमेंट कितना है आपको पता है कि 1 लाख रुपये फाइन, या इसमें 2 साल का कारावास दिया है, रिगोरियस इम्प्रिजमेंट दिया, कठोर कारावास 2 साल का, या 1 लाख रुपए जुर्माना यहाँ पे किया, दोनों दिया गया है। ये किस में दिया गया है, ये 18 के क्लास 1 में दिया गया है कि जो 5 के क्लास 3 का वायलेशन करता है, अब 5 के क्लास 4 और 5 का करेगा तो उसमें सज़ा दी गई है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति विवाह जो है वो प्राइवेट रिलेशनशिप में करता है या सपिंड विवाह करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए सेक्शन 18 के क्लास 1 क्लास बी में, सब क्लास बी में दिया गया है कि उसको 1 महीने का कारावास होगा, 1 मंथ का क्या होगा, इम्प्रिजमेंट होगा, या 1000 रुपये जुर्माना, या 1000 फाइन, या बोथ होगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए ये 5 को आप 17, 18 से भी आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर आ गया
कि अब ये 13 आ गया। आपको पता है कि 13 में डाइवोर्स की बात की गई है, यानी तलाक की बात की गई है। तो शुरू में देखिए तलाक में ग्राउंड दिया गया 13(1) में हस्बैंड और वाइफ दोनों को दिया गया है, ठीक है। और 13 में कितने ग्राउंड हैं? 13 में टोटल 9 ग्राउंड है, 9 आधार है। दो ग्राउंड और निकल के आता है जो सेक्शन 9 के द्वारा, यानी आरसीआर के द्वारा। अगर आरसीआर की डिक्री कोर्ट दे दिया है फिर भी पार्टी साथ नहीं रहते हैं तो वो भी एक डाइवोर्स का आधार बनेगा। वो भी क्या आ जाएगा? सेक्शन 13 में एक 10वां ग्राउंड हो जाएगा। और जुडिशियल सेपरेशन, अगर कोर्ट ने जुडिशली सेपरेट किया है 1 साल तक, अगर 1 साल तक उन पार्टी के बीच में कोहैबिटेशन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में वो भी एक ग्राउंड बन जाएगा। इस तरीके से सेक्शन 13 के क्लास 1 में पति और पत्नी को कुल मिला के 11 आधार दिया गया, 11 ग्राउंड दिया गया है। और सेक्शन 13 के क्लास 2 में जो ग्राउंड दिया गया है वो केवल पत्नी को दिया गया है। उसमें जो है कुछ ग्राउंड दिया गया है, पत्नी को 4 ग्राउंड दिया गया है कि जैसे उसमें अगर हस्बैंड उसके साथ रेप, सोडोमी और या बेस्टिलिटी करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी कर सकती है। अगर उसे मेंटेनेंस कोर्ट ने देने के लिए उसको हस्बैंड को बोला, अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देता भरण पोषण तो वो भी उस पत्नी को आधार मिल जाएगा तलाक लेने का, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक ग्राउंड और दिया गया है कि अगर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी होती है, अगर उसकी मैरिज जो है वो माइनर में हो गई है तब उसे ये 15 से 18 साल के बीच में अपने राइट मिलता है कि अपने मैरिज को चाहे तो वो कंफर्म करे या रिजेक्ट कर दे। तो उस राइट को भी अगर वो उसके तहत वो चाहती है, अगर 18 साल पहले शादी हुई है तो 18 साल के होते होते उस अपने मैरिज को क्या कर सकती है, वो रिजेक्ट कर सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। तो ये 13(2) का भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 13A और 13B। देखिए 13A में कह रहा है कि 13A में कुछ अल्टरनेटिव रिलीफ की बात की गई है। अगर डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल हुई है तो कुछ मामलों में अल्टरनेटिव रिलीफ की बात की गई है, ठीक है। और 13B में दिया है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स किया गया। तो अल्टरनेटिव रिलीफ हो गया कि जैसे मान लीजिए कि अगर जो हस्बैंड है, ठीक है, अगर वो कहीं पे वो 7 साल से अधिक समय तक गायब हो गया है या संन्यास धारण कर लिया है, ठीक है, इन कंडीशन में क्या होती है कि उसको कोर्ट क्या करता है कि डाइवोर्स देने की जगह जुडिशियल सेपरेशन करता है, न्यायिक रूप से पृथक करता है। क्योंकि इसके पीछे कंसेंट तक हो सकता है पति भूले भटक करके फिर घर से आ सकता है, वापस आ सकता है, इसलिए उसमें 1 साल का टाइम दे दिया जाता है। उसके बाद फिर वो डाइवोर्स डिक्री पास होती है, ठीक है। तो ये 13A हो गया। 13B में दोनों पार्टी जो म्यूचुअल कंसेंट से क्या करते हैं, डाइवोर्स लेते हैं। म्यूचुअल कंसेंट मतलब तो वो कोर्ट में प्रूव कर देते हैं कि हम 1 साल या 1 साल से अधिक समय तक हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं। अलग अलग रहने का मतलब है कि दोनों के बीच में पति पत्नी का रिलेशन नहीं है। तो उस कंडीशन में वो कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करेंगे और कोर्ट जो है 6 महीने से 18 महीने के बीच का टाइमिंग देता है। उसमें उनको चेक करता है क्या वास्तव में डाइवोर्स लेना चाहते हैं। अगर 6 से 18 महीने के बीच में उनका फिर अगर जॉइंट मोशन नहीं पारित होता, मतलब दोनों अगर फिर से एक बार अब वो डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो फिर कोर्ट जो होता है उनको डाइवोर्स की डिक्री नहीं देता है। अगर वो फिर से 6 से 18 महीने में करते हैं तो उनको क्या होता है कि कोर्ट म्यूचुअली रूप से क्या करता है, डाइवोर्स कर देता है, सेपरेट कर देता है, ठीक है। 13B हो गया। उसके बाद 14 में आप देख लीजिएगा, 14 दे रहा है कि 1 साल के भीतर दोनों पार्टी विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि विवाह के पीछे कंसेप्ट है हिंदू मैरिज में कि विवाह एक संस्कार होता है, संविदा नहीं है। अभी भी इसका संविदात्मक रूप हुआ है लेकिन अभी भी संस्कार है। तो ऐसी कंडीशन में विवाह को रोकने के लिए एक टाइम का जो है क्या दिया गया, लिमिटेशन टाइम दिया गया, 1 साल के बाद ही करेंगे। लेकिन अगर बहुत ऐसी कंडीशन बुरी हो गई है कि दोनों पार्टी के बीच में रहना बहुत मुश्किल है तो हाई कोर्ट इस बारे में नियम बना सकता है और उसके बाद जो है वो क्या कर सकता है, डाइवोर्स के लिए परमिशन दे सकता है। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के नियम का सहारा लेते हुए कहा कि नहीं, 6 महीने के पहले भी पार्टी क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए रिट फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसको आप इस सब चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने आपको फिर ये 15 हो गया कि जो लोग
डाइवोर्स्ड हैं कब मैरिज करेंगे, रीमैरिज करेंगे, जब उनका सारा राइट मतलब वो डिक्री पास हो गई है डाइवोर्स की, तो अपील का टाइम ख़त्म हो गया है, या अपील उन्होंने किया ही नहीं है, या अपील किया है लेकिन अपील डिसमिस हो गई है, तो सारी चीज़ों को वेट करने के बाद ही जो डाइवोर्स पार्टी हैं फिर से रीमैरिज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद 16 देखिए क्या दिया है। 16 में सिर्फ इतना बताता है कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड का मतलब जो विवाह के परिणाम स्वरूप जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी क्या होगी, उनकी लेजिटिमेटी क्या होगी, वैलिडिटी क्या होगी। तो दिया है कि सेक्शन 16 कहता है कि बच्चों का कोई दोष नहीं है, बच्चे क्या होंगे, लेजिटिमेट होंगे, चाहे वो मैरिज वैलिड हो या इनवैलिड हो, वो चाहे जिस कंडीशन में हो, क्योंकि उसके पीछे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट का सेक्शन 112 काम करता है। तो आप इसको 112 से 7 की धारा 112 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लेजिटिमेटी होती है, चाइल्ड जो वैलिड होते हैं। ठीक है। 17, 18 मैंने आपको बता ही दिया। 19 में दिया कि 19 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में ये क्या होता है कि कोई भी जो मैरिज रिकॉर्डिंग केस होते हैं उसमें फ़ाइल किए जाते हैं। 2003 में एक संशोधन कर दिया गया, उसमें कह दिया गया कि जो पत्नी है वो करंट टाइम में जहाँ रिसाइड कर जहाँ रह रही है वहाँ भी काज ऑफ एक्शन बनेगा। ठीक है। 2003 में अब क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ। ठीक है। तो 19 हो गया। ठीक है। 18, 19 हो गया। अब देखिए 21C में क्या करना, 21 में सी दिया है कि ये जो चीज़ें डिक्री है, जो डॉक्यूमेंट, ये क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा। ठीक है। इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना, तो ये भी प्री के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको 21C को भी देख लेंगे। ठीक। अब 22 बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों कि कहा कि दिया गया है कि ये इन जो मैरिज के जो केसेस होते हैं बेसिकली जो है वो क्या कर सकते हैं, उनको उनका पब्लिकेशन, उनका मुद्रण करना, प्रकाशन करना, सब इस पर प्रतिबंध रोक है। अगर कोई इस रूल का वायलेशन करता है तो उसको जो है 1000 की फाइन लगाई जाएगी, 1000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा जो सेक्शन 22 का वायलेशन करता है। ये भी प्री में पूछा जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब सेक्शन 24, 25 इसका जान लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 24 में दिया गया है कि ये क्या है, 24 कि वादकालीन भरण पोषण, समझिए चीज़ को, पेंडेंट लाइन मेंटेनेंस, यानी कि वाद जब तक चल रहा है उसके दौरान पत्नी को भरण पोषण मिलेगा। ठीक है। और जो 25 है वो परमानेंट एलिमोनी की बात करता है, स्थायी भरण पोषण की बात करता है। दोनों धाराओं में बेसिक डिफरेंस है, ये भी प्री के दृष्टि से पूछता है। और कोर्ट जो है यहाँ पे 60 डेज़ का टाइम दिया गया, इसको याद रखिएगा कि अगर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है मेंटेनेंस देने का तो 60 डेज़ के भीतर उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। ठीक है। ये प्री के लिए पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 28 भी इंपॉर्टेंट है। 28 में दिया गया है कि उन जो डिक्री होती है कोर्ट के द्वारा उसकी अपील का लिमिटेशन टाइम कितना है, तो आपको पता है इसकी अपील की लिमिटेशन टाइम कितना है, 90 डेज़ है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 90 डेज़। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने दिन होता है अपील का टाइम, 90 डेज़ का टाइम होता है। ये सेक्शन 28 दिया गया। और इसमें सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, 29 है, जो कहता है, हिंदी में बोलते हैं व्यावृत्ति और इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वॉलेट का सिद्धांत होता है। इसमें सिर्फ ये बात कही गई है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो रूल दिए गए हैं वो किसी कस्टम यूजर्स पर क्या होंगे, वो कस्टम और यूजर्स उन पर क्या करेगी, प्रिवेल करेगी। ये चीज़ आप देखेंगे। ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलेट। और ये जो है ये टोटल इसमें कितने सेक्शन, 30 सेक्शन है। और आपको पता है कि यहाँ पे सेक्शन 30 को डिलीट कर दिया गया है। तो इतने सेक्शन आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसमें कुछ ही सेक्शन को पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। इसमें क्या करना है कि पहली बात तो आप एक्ट नंबर देख लीजिए फटाफट, कितना है, 30/1956, 30/1956, यानी 1956 का सीरियल नंबर 30 है। घबराना नहीं, सब डाटा अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, आप जब एग्जाम दे करके आएंगे तो देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बोर्ड से मिलेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ाई करिए। ठीक है। उसके बाद प्रीएम्बल पता है, प्रीएम्बल ध्यान नहीं देना, यहाँ पे केवल अमेंड की बात की गई और ये कोडिफाइड की बात की गई। इसको आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या किसकी बात की गई है, कोडिफाइड, यानी संशोधन और संहिताबद्ध करना। संहिताबद्ध का मतलब होता है जो भी लॉ स्कैटर्ड उनको एक जगह करना। ठीक है। कैसे लॉ को, टू अमेंड एंड
टू कोडिफाई द लॉ इन स्टेट सक्सेशन एक्ट, यानी उत्तराधिकार, निर्वसित उत्तराधिकार के विषय में विधियों को संशोधित करना और संहिताबद्ध करना। याद रखिएगा, बाकी एक्सटेंड का रूल वही है सब में, ठीक है। टोटल सेक्शंस कितने हैं? 31 सेक्शन से, याद रखिएगा। इसमें 30 था, इसमें 31 है। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? इसमें टोटल चैप्टर 4 हैं, भूलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत, अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक बार जान लीजिएगा, सेक्शन 3 इसमें डिफिनीशन क्लास दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि डिफिनीशन क्लास दिया गया, आप इसको देखना पड़ेगा। क्या एग्नेट क्या है, कोगनेट क्या है, यानी कि गोत्रज, बंधु क्या हैं, ठीक है। और भी चीज़ें इसमें फिर उस चीज़ दिया गया है कि हाफ ब्लड, फुल ब्लड, यूटेरिन ब्लड दिया है, यानी कि पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त और सहोदर रक्त क्या होता है, इसको मैंने बताया, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 6 सबसे इंपॉर्टेंट धारा कौन सी है? धारा 6। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सेक्शन 6 में 2005 में अमेंडमेंट किया गया था। क्या किया गया था कि जो उसके पहले क्या नियम था कि जो मैरिड डॉटर है वो क्या कर सकती, उसको प्रॉपर्टी में, यानी अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में क्या था, हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। लेकिन 2005 में अमेंडमेंट करके मैरिड डॉटर को भी सन के इक्विवेलेंट कर दिया गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें यह था कि 2005 के बाद पैदा होने वाले लड़कियों को यह नियम लागू होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कौन सा केस है? याद रखिएगा इसको, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, AIR 2020। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया वर्डिक्ट दिया, इसका एक नया आयाम दिया है। इज सेटल्ड न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ सेक्शन 6। क्या दिया है कि अब कोई भी मैरिड डॉटर अपने माता पिता और इंसेस्टर प्रॉपर्टी में उसका हक, उसका अधिकार एक पुत्र के समान होगा। और 2005 में नियम था कि जो 2005 में पैदा हुआ उसके बाद मिलेगा। इसका इसने रेट्रोस्पेक्टिव दे दिया कि अब वो जब भी पैदा हुई, यानी 2005 के पहले भी अगर पैदा हुई है तो उसका वही समान अधिकार होगा। तो ये विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का केस सेक्शन 6 पर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 और सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 8 में आपको बता देते हैं सेक्शन 8 में क्या कहा गया है, ठीक है। थोड़ा सा बेरेट का भी सहारा लिया जाए, ठीक है। तो सेक्शन 8 में दिया गया है ये कि, हाँ, सेक्शन 8 में दिया गया है कि जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन टू द केस ऑफ मेल्स, यानी कि पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के नियम क्या दिया गया है। तो उसमें जो है 4 क्लास दे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा उत्तराधिकारी है पुरुष की दशा में। अगर पुरुष अपनी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, ठीक है, वसीयत किए बिना मरता है, इनस्टेट किए बिना मरता है, उस कंडीशन में 4 रूल हैं उसके बारे में। तो पहला दिया गया है कि पहला किसमें, जो सूची 1 है, यानी वर्ग 1 है, क्लास, जो क्लासेस बनाए गए हैं क्लासेस 1 से लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्लासेस 1 के मेंबर नहीं होंगे तो क्लासेस 2 में लिया जाएगा। क्लासेस 2 में नहीं रहेंगे तो फिर कौन होगा, गोत्रजों से, यानी कि एग्नेट से लिया जाएगा। और जब एग्नेट नहीं रहेंगे तो कौन होंगे, कॉग्नेट होंगे, यानी बंधुओं से लिया जाएगा। ये क्या है, सेक्शन 8 में दिया है कि पुरुष उत्तराधिकार का क्रम क्या होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 के बाद क्या दिया है, सेक्शन 9 में दिया गया है, सेक्शन 9 में दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एमंग हेयर्स इन द शेड्यूल। इसमें आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट उतना नहीं है प्री के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं सीधा 12 पे। 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब 12 में दे दिया है कि प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। अब देखिए, जो स्त्री है उसके द्वारा जो अर्न की गई प्रॉपर्टी है, उसको जो प्रॉपर्टी मिलेगी उसकी वो पूर्ण स्वामी होगी। सी वुड बी एब्सोल्यूट ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी तरीके का डाउट ना हो, इसलिए यहाँ पे क्लेरिफाइड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 15 में, आप 14 के बाद 15 देख सकते हैं। 15 में क्या दिया हुआ है कि 15 में दिया गया है कि जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ फीमेल हिंदू। अब देखिए, फीमेल हिंदू के लिए दिया गया है कि फीमेल हिंदू
अगर है तो उसके लिए सक्सेशन के क्या जनरल रूल हैं उसमें दिया गया है। ठीक है, कि अगर कोई ऐसी हिंदू नारी है, हिंदू फीमेल है और अपनी प्रॉपर्टी को विल किए बिना मर जाती है, वसीयत किए बिना मर जाती है, तो उसको उसके कैसे मिला जाएगा? तो पहले क्लास दिया कि पहले उसके पुत्रों को मिलेगा, जो उसके सन हैं। ठीक है, और सन और डॉटर दोनों को मिलेगा। अगर सन डॉटर नहीं है तो उस कौन से मिला जाएगा? कि उसके जो डिसीज सन का सन है, ठीक है, या डिसीज सन की डॉटर है, उसको भी क्या दिया जाएगा? उसको प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में, सेकंड क्लास में क्या दिया गया है कि जो पति के वारिस हैं, यानी जो हस्बैंड के एयर्स हैं, उनको दिया जाएगा। सेकंड क्लास में हो गया। ठीक है, थर्ड क्लास में उस स्त्री के पेरेंट को, यानी माता पिता को, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। और फोर्थ क्लास में दिया गया है कि पिता के वारिसों को, मतलब जो फादर के वारिस होंगे, एयर्स होंगे, उनको मिल जाएगी प्रॉपर्टी। और उसके बाद अगर पिता के वारिस नहीं है तो क्या हो जाएंगे? मदर के एयर्स को, यानी माता के वारिसों को प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये इसका क्रम है। ठीक है, तो आप यहाँ सेक्शन 16 को थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी आपको तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सेक्शन और इम्पॉर्टेंट है, जो सेक्शन 28 कहता है। ये क्या कहता है कि जो हत्यारा है, जो मर्डरर है, वो प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर नहीं पाएगा। यदि उसका ये इंटेंशन था कि हम अपने अधिकार के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं, तो जो मर्डरर है उसका कोई भी राइट एराइज नहीं होगा। सेक्शन 28 इस पर क्या करती है? उसको उसके अधिकार देने से रोक लगाती है। तो ये आपका ये 2 एक्ट जो है इतने में तैयार हो गया, इससे ज़्यादा बाहर के नहीं आते हैं। अब यहाँ पे 2 एक्ट और बचते हैं। कौन सा? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो आपको मैं कहूँगा इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसमें से बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कभी एक क्वेश्चन 2, अदरवाइज नहीं बनते हैं। तो मैं इसको पहले इसको मैं डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए फिर वही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए कि ये एक्ट नंबर कितना है? 78। याद रखिएगा, सबका एक्ट नंबर, चाहे इसका एक्ट नंबर हो, चाहे इसका नंबर हो, चाहे इसका हो, याद रखिएगा। प्रेम्बल में वही चीज़ें हैं, अमेंड करना, कोडिफाइड करना, लॉ रिलेटेड टू कौन सा दिया गया है? एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के बारे में दिया गया। ठीक है, उसके बाद DOE का मतलब क्या है? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ये क्या है? 21 दिसंबर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। मतलब हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 come into force on the date 21 दिसंबर 1956। ये डेट याद रखिएगा। फिर वही इसमें एक्सटेंड की वही है। ठीक है, टोटल सेक्शन ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टोटल सेक्शन कितने हैं? 30। टोटल चैप्टर्स 4 हो गए। रिपील सेक्शन कौन है? तो केवल एक सेक्शन रिपील की गई है, सेक्शन 29। याद रखिएगा, क्योंकि रिपील ही पूछ देता है कि कौन सी धारा को निरसित कर दिया गया, व्हिच सेक्शन हैज बीन रिपील्ड। तो ये भी दिमाग में याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन देखिए क्या है इस सेक्शन के। तो सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 3 में डिफिनीशन क्लास दिया गया, परिभाषा खंड, जो भी मैंने बताया ना कि परिभाषा खंड में बहुत सी बातें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हिंदू कौन है, निर्वसीयत कौन है, ठीक है, उसके बाद हाफ ब्लड, फुल ब्लड, यूटेरिन ब्लड क्या है, कॉग्नेट, एग्नेट, सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँ। अब सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 करता है कि कोई भी एडॉप्शन, इस एक्ट में जो रूल दिया गया है, हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में जो नियम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा, उसके अनुसरण ही होगा। अगर कोई भी एडॉप्शन इसके कंट्रावेन किया जाता है, कंट्राडिक्शन में किया जाता है, तो ऐसा एडॉप्शन क्या होगा? वाइड होगा, शून्य होगा। ये सेक्शन 5 कहता है कि ऐसा एडॉप्शन क्या होगा? ये वाइड हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 6 क्या बोलता है, इसको आपको बताते हैं। सेक्शन 6 में देखिए आपका दिया है कि रिक्विसाइट्स ऑफ वैलिड एडॉप्शन, यानी कि दत्तक ग्रहण करने की क्या कंडीशन होती है, दत्तक ग्रहण करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें कुछ बातें दी गई हैं कि जो दत्तक लेने वाला पर्सन है, द पर्सन हु हैज़ टू टेक द एडॉप्शन, जिसको लेना है, उसको क्या होना चाहिए? उसके पास जो है सारी कैपेसिटी होनी चाहिए और कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि वो ऐसा करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। ठीक है, और
जो एडाप्शन होगा वो इन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए इसमें सेक्शन 6 में बहुत परेशान नहीं होना, इसको देखना है। अब यहाँ पे 7 और 8 इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 में क्या दिया गया है, जो हिंदू पुरुष है यानी जो हिंदू मेल है उसको क्या, उसके एडाप्शन लेने के लिए क्या कंडीशन दी गई, हिंदू मेल की एडाप्शन की क्या कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर ऐसा कौन सा हिंदू मेल है जो एडाप्शन ले सकता है, उसके लिए दिया है कि पहली बात तो क्या होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, सुशिक्षित होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। और उसके बाद तीसरी कंडीशन है कि उसके कोई सन या डॉटर नहीं होना चाहिए, यानी पुत्र पुत्री नहीं होना चाहिए, तभी वो मेल जो है किसी चाइल्ड को एडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो मान लीजिए अगर उसके कोई जीवित पत्नी है, अगर उसकी पत्नी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पत्नी की कंसेंट से लेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर पत्नी जीवित है, अगर वो संसार को परित्याग कर चुकी है, रेनन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड जा चुकी है, या उसने किसी अन्य रिलीजन में कन्वर्जन कर लिया है, ठीक है, या किसी कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे क्या कर दिया है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, उस कंडीशन में ऐसी पत्नी के परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अदरवाइज उसको आवश्यकता पड़ेगी अगर उसकी पत्नी जीवित है। ठीक है, ये कंडीशन दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन दिया गया कि अगर ये किसी की एक से अधिक पत्नियां हों तो उसमें सारी पत्नियों की कंसेंट जरूरी है, जब तक कि कोई पर्टिकुलर कोई पत्नी जो होती है वो कंसेंट देने से डिस्क्वालीफाई ना कर दी गई हो। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 8 में दिया गया। अगर कोई हिंदू फीमेल है, अगर वो एडॉप्शन लेना चाहती है तो उसके लिए क्या रूल होगा, उसके लिए पहला रूल होगा कि वो साउंड माइंड होगी, मेजर होगी, और वो क्या होगी, उसके पास कोई भी सन और डॉटर नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर उसका कोई लिविंग हस्बैंड है, जिंदा पति है, तो उसकी कंसेंट से ही एडॉप्शन लेगी, या उसकी कंसेंट जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब उसका हस्बैंड रेनन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार का परित्याग कर चुका हो, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है, वो किसी अन्य रिलीजन में कन्वर्ट हो चुका है, या फिर कोर्ट ने उसे क्या किया, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया हो, दिवालिया या बिग अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसके कंसेंट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब दत्तक यानी जो एडॉप्शन होगा, सेक्शन 9 देखिए, सेक्शन 9 भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। सेक्शन 9 में दिया गया है कि कौन से लोग कैपेबल हैं एडॉप्शन देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, माता पिता या संरक्षक यानी कि पेरेंट्स में फादर मदर और गार्जियन ही किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं, और कोई भी चौथा व्यक्ति नहीं दे सकता है। ध्यान दीजिए किस चीज़ को, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कट कर दिया गया है। ठीक है, और मदर और फादर को समान अधिकार दिया गया है, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। दोनों एक दूसरे के कंसेंट से ही क्या करेंगे, एडॉप्शन जो है वो देंगे। ठीक है, तो सेक्शन 9 में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि सेक्शन 10 भी आ जाते हैं, क्योंकि आपको इसमें बेसिकली सेक्शन क्या बताना है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनको दत्तक में दिया जाएगा, पर्सन्स हु मे बी अडॉप्टेड, वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको दत्तक में दिया जा सकता है। तो सीधी बात है, पहली बात वो हिंदू होना चाहिए, जिसका दत्तक देना है, द पर्सन हु हैज़ टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी हिंदू होना जरूरी है। दूसरा क्या होना चाहिए कि वह पहले से ऑलरेडी अडॉप्ट ना किया गया हो, ध्यान दीजिएगा, पहले से अडॉप्ट अगर हुआ है तो उसका दोबारा अडॉप्शन नहीं होगा। तीसरी कंडीशन दे रहा है इसमें कि लेकिन अगर वो किसी कस्टम और यूजेज में ऐसा नियम है तभी हो सकता है, अदरवाइज जनरल नियम है कि एक बार अडॉप्ट किया हुआ व्यक्ति दोबारा अडॉप्ट नहीं होगा। वंस अडॉप्टेड एंड ऑलवेज अडॉप्टेड की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, तो और लेकिन चौथी कंडीशन दी गई कि जिस व्यक्ति को एडॉप्शन में दिया जाएगा उसकी एज 15 ईयर से ज़्यादा नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, 15 साल से ज़्यादा अधिक उम्र के बच्चे को एडॉप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये ऐसा रूल कस्टम और किसी जगह यूजेज है, यानी रूढ़ प्रथाओं पर है, वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा कि किसी जगह पे कोई प्रथा लागू है, कोई रूढ़ लागू है, वहाँ पे ये रूल लागू नहीं होता है। यानी 15 साल का व्यक्ति अगर है तब भी इन प्रथाओं रूढ़ियों के अधीन उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। तो ये आपका कौन सा सेक्शन हो गया, सेक्शन 10 हो गया। सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा प्री मेंस के लिए। सेक्शन 11 में दे दिया गया कि क्या क्या शर्तें होती हैं, एक वैलिड एडॉप्शन की कंडीशन क्या क्या होती है। तो मैं आपको समरी बता दिया रहा हूँ। पहली बात तो क्या होना चाहिए
कि अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर सन का एडॉप्शन लेना है, यानी जो चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है, उसका लेना है, ठीक है, तो उसके उस कंडीशन में जो एडॉप्ट करेगा उसका खुद का कोई सन या डॉटर नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर वो पहले से कोई एडॉप्ट किया है तो फिर दोबारा एडॉप्ट नहीं करेगा, ये चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और अगर बेटी का यानी पुत्री का एडॉप्शन करना है तो उस कंडीशन में दिया गया है कि जो एडॉप्ट करेगा उसकी कोई पुत्री ना हो, ना ही पुत्र की पुत्री हो, ना तो डॉटर हो, ना ही डॉटर की डॉटर हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर किसी के पास पुत्र है, सन है, तो सन को नहीं लेगा, अडॉप्ट करेगा, डॉटर कर सकता है। अगर किसी के पास डॉटर है तो डॉटर को नहीं बल्कि सन को अडॉप्ट कर सकता है, ये चीज़ दिया हुआ है। तीसरा और चौथा ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट जो कहता है कि दोनों के बीच में 21 साल का गैप होना चाहिए। मतलब अगर अडॉप्ट करने वाला व्यक्ति जो है मेल है और जिसका एडॉप्ट जिसको करना है वो अगर फीमेल है तो वो जो मेल है उसको 21 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, उसको 21 साल बड़ा होना चाहिए। सेम कंडीशन फीमेल में भी, अगर कोई फीमेल है अगर किसी मेल चाइल्ड को एडॉप्ट करना चाहती है तो उससे दोनों के बीच में 21 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका हो गया, 11 भी हो गया, ठीक है। अब 12 में क्या दिया है, 12 में इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन दिया गया। दत्तक का क्या परिणाम है, दत्तक का क्या परिणाम है, सीधी सी बात आपको पता है कि जिस डेट से वो चाइल्ड अपने नए माता पिता के घर जाएगा उसी दिन से उस चाइल्ड का अपने पुराने माता पिता के सारे संबंध इसी प्रकार टूट जाएंगे कि मानो कि वो वहाँ पे पैदा ही नहीं हुआ था, और जिस नए माता पिता के यहाँ जाएगा उसी दिन से उसके सारे संबंध उसी प्रकार से जुड़ जाएंगे कि मानो वह वहीं पे पैदा हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अब क्या क्या कंडीशन है कि अब एक बात है कि अब जब नए माता पिता को आएगा सारी लायबिलिटी वहाँ आ जाएगी और पुराने माता पिता से सारे संबंध टूट जाएंगे, लेकिन वह उस परिवार में किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, मैरिज नहीं कर सकता है, जो उस फैमिली में अगर रहता अपने पुराने माता पिता में तो वहाँ ना कर पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ और दिया गया इसमें कि अब जो एडॉप्टेड चाइल्ड है उसके लिए क्या दिया गया है, वो अगर उसको पहले कोई प्रॉपर्टी दी गई है या कोई इसकी लायबिलिटी दी गई है तो उसको मेंटेन करेगा, उससे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ये सेक्शन 14 की बात हो गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको सीधा बताते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन 17 है, ठीक है, क्योंकि इसमें 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 में दिए लेंगे इसमें इससे ज़्यादा 17 इंपॉर्टेंट। अब देखिए कि अगर कोई एडॉप्शन हो रहा है तो उसमें कोई भी कंसिडरेशन या मनी नहीं लिया जाएगा, कोई अवार्ड नहीं लिया जाएगा। मतलब क्यों, क्योंकि ये बच्चे की खरीद फरोख्त हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 6 महीने का कारावास, इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन आर बोथ, यानी कि 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं ये 18, 19, इसमें देखें कौन कौन से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 18 में क्या दिया है, 18 में मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की बात, यहाँ पे फिर मेंटेनेंस की बात की गई कि पत्नी को भरण पोषण कब मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जानिएगा। और 19 में दिया गया है कि एक वाइफ जो है अपने फादर इन लॉ से कब मेंटेनेंस लेगी, यानी एक वधू जो है अपने ससुर से कब भरण पोषण लेगी, तब लेगी जब उसका पति मर गया हो और उसके माता पिता उसका मेंटेनेंस करने में क्या हो, इनकैपेबल हो, उस कंडीशन में ही वो अपने ससुर से मेंटेनेंस ले सकती है। तो ये आपका सेक्शन 18 और 19 दोनों हो गया, ठीक है। अब 21 में देखिए इसमें क्या दिया है कि मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट, इसमें आप देख लीजिएगा 21 में दिया हुआ है डिपेंडेंट की डिफिनेशन दी गई, जो आश्रित हैं उनको आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें यहाँ बताने की जरूरत नहीं, आप उसको देख लीजिएगा। और रही बात लास्ट सेक्शन 24 की है, तो 24 जो है वो दिया गया है कि जो भरण पोषण का दावेदार होगा, जो मेंटेनेंस का क्लेम करने वाला होगा, उसको हिंदू होना पड़ेगा। ये चीज़ आपको अच्छे से जान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे याद आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लीजिएगा कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जैसे हत्यारे की बात आई, मेरे दिमाग यहाँ पे याद आया कि 25 में दिया है कि जो हत्या करने वाला व्यक्ति है
वो उसका अपनी प्रॉपर्टी से राइट चला जाएगा। अगर वो इस टेंशन से करता है अपना शेयर प्राप्त करने के लिए अगर मर्डर करता है तो उसका राइट यहाँ समाप्त हो जाएगा। और 28 में दिया गया कि अगर कोई रोग होता है, कोई डिजीज़ होता है, उस कंडीशन में उसके शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 28 और 25 में ये डिफरेंस है। यहाँ ये हत्या की बात करता है और ये किसी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी कोई रोग हो जाता है, कोई डिजीज़ हो जाता है तो उसका कोई शेयर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। 24 में यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदू होना चाहिए। ठीक है, अब ये छोटा सा एक्ट है, इसको मैं बता देता हूँ फिर आपको ख़त्म कर देता हूँ। इसमें भी देखिए क्या है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, इसको आप देखिएगा 1956 का। इसका एक्ट नंबर 32, प्रेम्बल में वही बात है। हाँ, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट याद रखिएगा, सारे का डेट ऑफ इन्फोर्समेंट याद रखिएगा, 25 अगस्त 1956 है। ठीक है, और एक्सटेंड के मामले में सेम कंडीशन है। ठीक है, टोटल सेक्शंस कितने हैं, 13। यहाँ पे चैप्टर नहीं दिया गया है क्योंकि सबसे छोटा एक्ट है। यहाँ पे इसमें टोटल सेक्शन 13 ही दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये चैप्टर नहीं है और रिपील नहीं हुआ, ये यहाँ पे आपको फुर्सत है झंझट से। ठीक है, अब सेक्शन 4 क्या दिया गया है, डिफिनेशन क्लाज है, इसको आपको खुद ही देखना होगा। ठीक है, सेक्शन 6 में नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर का दिया है कि जो हिंदू माइनर होंगे उसके नेचुरल गार्जियन कौन है, तो इसको आप देख लीजिएगा, छोटा सा है कंसेप्ट, इसको आप एक बार देर से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, और सेक्शन 7 देखना है। सेक्शन 8 में दिया गया है कि पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन, जो नेचुरल गार्जियन होते हैं उनकी शक्ति क्या होती है, उनकी पावर क्या होती है। ठीक है, ये आपका 8 हो गया। और उसके बाद जो है फिर इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो 11 और 12 दिया गया है। ठीक है, तो 11 और 12 में जो सेक्शन दिया गया है वो ये है कि जो डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद द माइनर्स प्रॉपर्टी, जो वस्तुतः संरक्षक है, जान लीजिए जो डी फैक्टो है, जो डी फैक्टो गार्जियन है उस माइनर के प्रॉपर्टी से कोई डीलिंग नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, सेक्शन 11 को देख लीजिएगा। ठीक है, और सेक्शन 13 में दिया गया है कि जो माइनर है उसका कल्याण ही सर्वोपरि होगा, उसका वेलफेयर दिया है कि वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन, यानी आप प्राप्तव्य का कल्याण ही सर्वोपरि होगा। अगर कोई मामला माइनर से रिलेटेड आता है तो कोर्ट उसके वेलफेयर को देखेगा, उसके कल्याण को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। तो ये सारे एक्ट को अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। बाकी जो मैंने बताया उसको एक बार सेक्शन से अच्छे से देख लीजिएगा। और ये जो केस बताया हूँ, केस ला बहुत इंपॉर्टेंट है। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर प्री में नहीं पूछा गया तो मेंस में जरूर क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर वास्तव में ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं और भी टॉपिक जैसे मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है, उस पर सारे टॉपिकों को मैं छोटा छोटा शॉर्टकट में आपको बना दूंगा, ताकि आपको इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम गेन मिले। और लास्ट बात कहना यह है कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेने पे आमादा है तो आपको भी एग्ज़ाम देना होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना पेशेंस बनाए रखिए, ये आपकी 4 से 6 महीने की मेहनत जो है अगले साल रंग लाएगी और आप निस्संदेह जज बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास इस बात का है। ठीक है, थैंक यू।